हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है जिस तरह से भारत दिल्ली से संबंधित है उसी तरह बताना है झारखंड क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो करने का अप्रोच क्या होता है, सिंपल होता है। जो दो पेयर के शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पर दो पेयर के शब्द कौन कौन से हैं, भारत और दिल्ली, ठीक है। और दो पेयर के शब्द यहाँ झारखंड और क्वेश्चन मार्क होंगे। तो जो दो पेयर के शब्द आपको मिले हैं भारत और दिल्ली, ये आप एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है। सेम लॉजिक सेम संबंध को झारखंड और क्वेश्चन मार्क में लगा करके हम अपना आंसर लाते हैं, ठीक है। कई दफ़ा यहाँ पे आपको शब्द दिया है, कई दफ़ा आपको नंबर दे देगा, कई दफ़ा आपको अल्फ़ाबेट का पेयर दे देगा। तो 3 से 4 तरह से इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। ध्यान से भारत और दिल्ली को देखने पर पता चलता है, सिंपली बिल्कुल आप पता चल जाता है कि जो भारत और दिल्ली कैसे संबंधित है। तो जो दिल्ली है ना आपका, ये दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली क्या है, तो भारत की राजधानी है कि नहीं। बिल्कुल आप लोग कहेंगे हाँ सर है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो दूसरा है पहले का राजधानी है ना। तो उसी तरह झारखंड और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो भी शब्द होगा वह झारखंड की राजधानी होगा, है ना। तो झारखंड की राजधानी क्या होती है, तो रांची होती है। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आ जाएगा, रांची आ जाएगा। और रांची किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या दिया गया है, जिस तरह 3 20 से संबंधित है उसी तरह बताना है 7 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। अभी मैं ऊपर आपसे बताया कि वहाँ शब्द दिया है, वहाँ नंबर भी दे सकता है। तो वही नंबर वाला क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्या दिया है, नंबर दिया है 3:20। तो हम वही देखेंगे कि 3:20 कैसे संबंधित हैं। यहाँ पर भी दो पेयर के शब्द आपके नंबर 3 और 20 हैं। सेम संबंध सेम लॉजिक 7 और क्वेश्चन मार्क में लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 3 से 20 बन रहा है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको नंबर देगा ना, तो ज़्यादातर केस में 99% केस में क्या होता है कि हम छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या लाते हैं। केवल 1% सवाल में ऐसा होता है कि आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या लाएंगे, है ना। तो 3 से 20 हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग क्या करें, 20 जो है ना 6 के 3 का अगर 6 में हम गुना कर दें तो 6 गुने के आसपास है। तो 3 6 कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 18 हो गया। और 18 में क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आप लोग बोलेंगे बिल्कुल सर, है ना, 20 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी हम कर लेते हैं। और एक और पॉसिबिलिटी बनता है, ध्यान दीजिएगा, एक और पॉसिबिलिटी बनता है कि हम क्या कर दें, 3 में 7 का मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21 हो गया। और 21 में से 1 माइनस कर देंगे तो भी 20 आएगा। यानी दो तरीका मैंने देखा कि 2 तरीकों से हो सकता है 20 बन सकता है। तो सेम हम लोग देख लेते हैं 7 में क्या हो सकता है। 7 में भी 6 का मल्टीप्लाई मैंने किया, क्योंकि यहाँ 6 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 42 आ गया, है ना। और 42 में दो जोड़ दिए तो कितना आ गया, 44। तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 44 आना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऑप्शन में 44 है नहीं। यानी इस तरीके से 6 का मल्टीप्लाई करके और +2 करके हम नहीं कर सकते हैं, है ना। 7 का एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 7 का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है कि नहीं। जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। और यहाँ मैंने -1 किया था तो यहाँ भी -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आएगा। आएगा कि नहीं, देखिए। लेकिन ऑप्शन में दुर्भाग्यवश 48 भी नहीं है। यानी कि जो हमने 2 तरीकों से सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को प्रयास किया, दोनों तरीकों से हमारा आंसर नहीं आ रहा है। अब ऐसा मत बोलिएगा आप लोग कि सर सवाल गलत है। रीजनिंग में सवाल गलत नहीं होता है, हमें दूसरा अप्रोच देखना होता है कि दूसरा क्या संबंध हो सकता है ना। कई क्वेश्चन आपके ऐसे मिलेंगे जिनमें 2 3 4 अप्रोचों से क्या होगा, क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए मामला तो फंस गया, कोई बात नहीं। अगर हम 3 का स्क्वायर कर दे, ध्यान दीजिएगा, 3 का कुछ और सोच रहे हैं, 3 का अगर स्क्वायर कर दें, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर दें और +1 कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 आ गया, +1 मैंने किया तो कितना आ गया, 10 आ गया ना। लेकिन यहाँ 20 दिया है तो कोई बात नहीं, 2 का पुनः मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 20 आ गया। तो सेम प्रक्रिया हम यहाँ 7 में कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, 7 का स्क्वायर कर लेंगे। क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर +1 कर लेंगे। तो 7 7 कितना होता है, 49 होता है। और 49 +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 50 आएगा, है ना। तो 50 आएगा। लेकिन यहाँ 2 का मैंने 10 में मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई मैं कर लूँगा तो 50 दूना क्या आ जाएगा, 100 आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका क्या आएगा, 100। और 100 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
माफी चाहते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? सीरीज का प्रश्न दिया गया है। आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, सीरीज का जब भी आपको प्रश्न मिले ना तो विशेष दो बातों का ध्यान दीजिए। अगर किसी भी सीरीज में आप दो बातों का ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सीरीज में आपको करना क्या है। या प्लस करना है हो रहा है, या माइनस हो रहा है कुछ सीरीज में, या कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। दो बातें विशेष ध्यान दीजिए, चाहे सीरीज कैसा भी हो। पहली बात आपको ये देखना है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है या मिक्स सीरीज है। यानी मिक्स अगर कोई सीरीज होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज होगा तो संख्याएं बढ़ते क्रम में होंगी। जैसे 1 आएगा पहले, उसके बाद 3 आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, 8 आएगा, ऐसे आएगा, मतलब बढ़ते क्रम में। डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो यही होगा, ये पहले 10 आएगा, उसके बाद 7 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, यानी घटते क्रम में संख्याएं रही होंगी, है ना। और एक तीसरा सीरीज होता है मिक्स सीरीज। यही 3 प्रकार का सीरीज होता है। पूरे सीरीज की अगर बात कर लें, पूरे सीरीज टॉपिक की बात करेंगे तो यही 3 तरह का बनता है। मिक्स सीरीज में क्या होता है कि पहले मिक्स सीरीज में अक्सर 2 सीरीज होता है। मिक्स सीरीज में क्या होता है, 2 सीरीजों का मिक्सअप होता है। और पहचानेंगे आप कैसे कि कोई सीरीज मिक्स सीरीज है कि नहीं, तो देखिए, मान लीजिए पहले 20 आया ना, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 17 आएगा, उसके बाद पुनः क्या आ जाएगा, 23 आएगा, उसके बाद पुनः क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी जो सीरीज ऐसा रहा होगा ना कि पहले क्या होगा, एक 20 संख्या थी, उसके बाद तुरंत छोटी संख्या आ गई 17, पुनः 17 के बाद बड़ी संख्या आ गई, है ना। तो इस तरह का पुनः देखिए 23 के बाद क्या है, छोटी संख्या आ गई। तो इस तरह का जो सीरीज होता है ना, यह क्या होता है, मिक्स सीरीज होता है। और मिक्स सीरीज में याद रखिएगा 2 सीरीज होता है। मिक्स सीरीज के नाम से ही समझिए कि मिक्स सीरीज में 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस सीरीज को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि पहले तो 21 दिया था, 21 के बाद एक बड़ी संख्या 55 आ गया, 55 के बाद तुरंत एक छोटी संख्या आ गया, 19 के बाद तुरंत बड़ी संख्या। आप देख रहे हैं कि एक छोटी संख्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, यानी ये क्या है, मिक्स सीरीज है। और जब मैं बोला हूं कि मिक्स सीरीज होता है तो उसमें 2 सीरीज होता है। तो 2 सीरीज कौन कौन सा हो जाएगा, पहला सीरीज होगा 21, 19, 17 क्वेश्चन मार्क, और दूसरा होगा 55, 50, 45, है ना। लेकिन अब ध्यान देने वाली बहुत तगड़ी बात है कि दूसरे सीरीज से तो मतलब हमको है नहीं 55 से जो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अगर हम दूसरे सीरीज को देखेंगे तो वहां से हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें पता नहीं चलेगा। पहले सीरीज से ही तो हमारा आ रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ना, 21, 19, 17 क्वेश्चन मार्क। तो हमें दूसरे सीरीज से मतलब नहीं है। तो 21 से 19 बन रहा है तो 21 में से क्या माइनस कर दे, 2 माइनस कर देंगे तो 19 आ जाएगा। 19 से 17 बन रहा है, 19 में से पुनः -2 कर देंगे तो क्या आएगा, 17। अब देख पा रहे हैं कि -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, तो अगली बार भी तो -2 ही होगा ना। तो 17 में से जब -2 करेंगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 15 आएगा, है ना। तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 15, और 15 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अब देखिए, दूसरे सीरीज से हमारा कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है, कोई मतलब सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाने में कोई मतलब नहीं है। कब यूज होता, जब अगर एक और क्वेश्चन मार्क दे देता, तब हम 45 से क्वेश्चन मार्क पे जाते, तब हमारा दूसरे सीरीज का प्रयोग होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी मिक्स सीरीज होता है तो उसमें 2 सीरीज होता है, और 2 सीरीज में से उस सीरीज को आप पकड़िए जिससे आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जा रहा हो, जिससे हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा पता कर सकते हैं। सिर्फ उसी को सॉल्व करिए, अपना आंसर लाइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, यानी त्रिभुज पूछा जा रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। फिगर काउंटिंग एक ऐसा टॉपिक होता है कि इससे एसएससी हो चाहे रेलवे चाहे स्टेट एग्जाम, एक प्रश्न आपका पूछा ही जाता है ना। और जो जनरली आपसे फिगर काउंटिंग में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें क्या होता है, या तो त्रिभुज आपसे काउंट करवाया जाएगा, या आपसे वर्ग काउंट करवाया जाएगा, या आपसे आयत। यही 3 चीज़ें आपसे काउंट करवाई जाती है। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए किसी भी फिगर काउंटिंग के प्रश्न को करने का, तो सबसे पहले तो आप उस फिगर को सॉल्व करने का, यानी कि सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि काउंट करने का प्रयास कीजिए जो आपको स्पष्ट दिख रहा है ना। लेकिन त्रिभुज में उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। लेकिन त्रिभुज में कुछ एक बातें याद रखिए ध्यान से। जैसे त्रिभुज अगर मान लीजिए किसी फिगर में दे रखा है ना, तो आप उस एक फिगर को पकड़ने का प्रयास करिए जो देखिए कि उस तरह का कई और फिगर उस आकृति में है। तो उस तरह से क्या होगा कि आप एक फिगर को सॉल्व करेंगे तो उससे उस सिमिलर जितने भी फिगर होंगे तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल त्रिभुज मिल जाएगा, है ना। जैसे इस आकृति की बात करें तो यहाँ पे पहला जो देखेंगे, पहला ये ट्रायंगल दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना, यानी ये कुछ ऐसे दिख रहा
है ना। ध्यान दीजिएगा कुछ ऐसे दिख रहा है। तो अगर मैं इसमें आपसे पूछूं डियर इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप बोलिएगा सर 1 2 और एक इट सेल्फ बड़ा वाला, यानी कितना हो गया टोटल, इसमें 3 हो गया, है ना। 3 हो गया कि नहीं। अब देखिए आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि इसमें मैंने देखा कि 3 त्रिभुज हैं और सेम इसी तरह के कितने आकृति इसमें हैं, तो आप बोलिएगा सर इसी तरह के आकृति इसमें कई हैं। एक तो ऊपर वाला यहां से यहां तक ले लेंगे हम, एक तो ऑलरेडी। पुनः जब हम नीचे आएंगे ध्यान दीजिएगा, पुनः यहां से यहां तक भी तो यही सेम आकृति बनेगी ना, जब ये वाला लेंगे तो 2 बन गया। पुनः यहां से यहां तक जब लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 बन गया, यानी 3 तो आकृति बिल्कुल इसी की तरह है। तो जब 3 आकृति इसी तरह है तो कितना हो जाएगा टोटल त्रिभुज, 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9। हमें पता चल गया कि कितना त्रिभुज हो गया 9। कहां तक मैंने काउंट कर लिया, ध्यान दीजिएगा कहां तक मैंने काउंट कर लिया। तो आप बोलेंगे सर आपने काउंट कर लिया है कि 3 फिगर काउंट कर लिया है, जिसमें कि हमें कितना मिल गया है त्रिभुज 9 मिल गया है। अब मैं आपसे सिंपली ये बोलूं, ध्यान दीजिएगा यहां तक तो हमने काउंट कर लिया, इसके ऊपर टोटल 9 थे, है ना। अब मैं ये आपसे बोल रहा हूं कि देखो भैया यहां से यहां तक अब मैं लेता हूं, यहां से यहां तक, यहां से केवल यहां तक लेता हूं, यहां से यहां तक, तो एक ये भी तो है ना। कितना हो गया 9 1 10 हो गया। और पुनः जब मैं यहां से एक नीचे आ जाऊंगा तो कितना आ जाएगा 10 1 11 आ जाएगा, है ना। 11 आएगा कि नहीं। अब देखिए पुनः 11 आ गया। अब एक चीज और देखिए, यहां तक तो मैंने यहीं तक काउंट किया था ना, इसके ऊपर काउंट किया। तो अगर मैं पुनः बोलूं यहां से यहां तक इस इधर ले लूं आकृति को, तो ये भी तो एक त्रिभुज मिल गया। तो 11 + 1 कितना हो गया 12 हो गया, है ना। और एक त्रिभुज हमको कौन सा मिल जाएगा, तो आप बोलिएगा सर ए वाला मिल जाएगा। कौन सा, तो एक बिल्कुल बड़ा वाला। हमने 12 काउंट किया है, एक बड़ा वाला यहां से यहां तक, ये भी तो एक त्रिभुज है, इसको मैं काउंट किया नहीं हूं। तो 12 + 1 कितना हो जाएगा 13, यानी इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में यदि अल्टर को 11 22 0 518 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उस भाषा में डेप्थ को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न आता है, मैं हर सेट में आपको बताता हूं कि जब भी किसी अल्फ़ाबेट के पेयर को किसी नंबर से कोड किया जाता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, प्लेस वैल्यू का गेम होता है। मैं हर वीडियो में अपने बताता हूँ। और कोई भी एग्ज़ाम आप उठा करके देख लीजिए, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, चाहे एसएससी रेलवे, इस तरह का एक प्रश्न रीजनिंग में बनता है ना। तो मैंने बोला था कि जब भी अल्फ़ाबेट के पेयर को किसी नंबर, जैसे अल्फ़ाबेट का पेयर अल्टर दिया है, इसको नंबर से कोड किया गया है, ऐसा होता है तो प्लेस वैल्यू का गेम होता है ना। प्लेस वैल्यू का गेम यानी कि या तो प्लेस वैल्यू का सम होगा या तो प्लेस वैल्यू की डायरेक्ट कोडिंग होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि भैया अल्टर को इतना लिखा गया, बहुत बड़ी संख्या है, तो जाहिर सी बात है सम करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या आएगी नहीं। तो सिंपल हमको पता चल जा रहा है कि डायरेक्ट कोडिंग किया गया होगा प्लेस वैल्यू का। क्यों, अब देखिए अगर मैं बात करूं अल्टर, लिख लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, मैं आपको लिख लेता हूं, है ना। अल्टर ALTER, एक की प्लेस वैल्यू की बात करूं तो आप बोलेंगे सर 1 होता है। एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 12 होता है। टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20 होता है। और ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 5 होता है। और आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 18। ठीक है। और सेम यही चीज तो यहाँ लिखा है ना, 1 12 20 518, 1 12 20 518, यही चीज तो लिखा है। यानी इन्होंने क्या किया है क्वेश्चन में कि अल्टर है ना, इसके प्लेस वैल्यू की डायरेक्ट कोडिंग हो गई है। तो सेम चीज हम लोग डेप्थ में करेंगे, सिंपल सी बात है। अब देखिए एग्जाम में ऐसे लिख करके मत कीजिएगा, नहीं तो लुटिया डूब जाएगी। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, आपको ओरली करना है। देखते आपको पता चलना चाहिए कि डी का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलिएगा 4, ई का 5 डायरेक्ट लिखिए, पी का 16, टी का 20, है ना, और एच का 8। तो किस ऑप्शन में 451 620 8 दिया है, तो आप बोलिएगा कि ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डेप्थ को कोड किया जाएगा कैसे, 451 62 08 के रूप में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या दिया गया है, घंटी, पानी, पीतल, इन 3 शब्दों से हमको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है जो इन 3 शब्दों को जो डायग्राम क्या करे अच्छे से रिप्रेजेंट करे, है ना। तो देखिए घंटी है, पानी है और क्या है, पीतल है। घंटी, पानी, पीतल। अब देखिए इसमें कॉमन ढूंढने का प्रयास करें कि कौन सा शब्द हम कॉमन ले सकते हैं। तो घंटी को ले सकते हैं क्या, नहीं। घंटी, अच्छा घंटी और पानी में मैं बोलूँ कोई संबंध है क्या,
तो आप बोलिएगा सर कोई संबंध नहीं है, क्यों फालतू की बात कर रहे हैं। अगर पानी और पीतल की बात करें तो पानी और पीतल क्या किसी भी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं? तो आप लोग बोलिएगा फिर सर वही उल्टी बात कर रहे हैं, है ना, कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर घंटी और पीतल की मैं बात करूंगा तो आप लोग कहेंगे सर संबंध है। क्या संबंध है? घंटियां जो होती हैं ना वो पीतल की बनी होती हैं। जो मंदिर में घंटी होता है या आपके घर पे जो छोटी सी एक घंटी होती है पूजा करने के लिए, पूजा के स्थान पे होता है, वो जनरली क्या होती है, देखिए इस तरह का जब भी प्रश्न आता है ना तो हम जनरलाइज सेंस में बात करते हैं, है ना, एक्सेप्शन को निकाल दिया जाता है, जनरलाइज सेंस में बात किया जाता है ना। तो पीतल जो घंटियां होती हैं ना वो पीतल की बनी होती हैं। तो कुछ इस तरह का हम डायग्राम इसका बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? आपका ये क्या हो गया? पीतल हो गया, ठीक है। एक क्या हो गया? पीतल आ गया। और पीतल क्या है? तो पीतल घंटियां होती हैं तो पीतल की बनी होती है, तो घंटी को मैं पीतल के अंदर रख सकता हूँ ना? बिल्कुल रख सकते हैं, तो ये घंटी हो गया। लेकिन पानी का संबंध घंटी पीतल से नहीं था, तो मैं पानी को कुछ अलग इस तरह से एक बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा? पानी रखा। तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। घंटी पीतल के अंदर रहेगा, है ना, और पानी को क्या करेंगे? एक अलग आकृति बना लेंगे। तो कुछ इस तरह का डायग्राम होगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करें। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत जबरदस्त। आरआरबी ग्रुप डी 5/9/22 का प्रश्न है ना। जबरदस्त इसको मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि आप इस तरह के प्रश्नों को कितना भी कर लीजिए, है ना, कई दफ़ा प्रश्न ऐसे आ जाएंगे जो मुश्किल होंगे, मुश्किल होंगे, बिल्कुल मुश्किल होंगे, और एग्ज़ाम में कई दफ़ा आप कर भी ना पाएँ। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, और क्वेश्चनों को देखने से मुझे पता चलता है इस तरह का प्रश्न। सभी प्रश्न की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ प्रश्न आते हैं ऐसे कि एग्जाम में आप मुश्किल बेमुश्किल कर पाएँ। तो उन प्रश्नों को हम कैसे कर सकते हैं जो मान लीजिए बहुत कठिन प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। उसके लिए बारीकियां देखिए, 2-3 चीज़ों को, बारीकियों को जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी ऐसा प्रश्न आए ना, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब खोलने का तरीका आपको पता रहेगा ना, तभी तो पता चलेगा ना कि उसके अंदर पार्ट पुर्जे कौन से हैं, क्या गायब है क्या नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग का अप्रोच क्या होना चाहिए? जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि DOD फिर LB यूज हुआ है। तो हम ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं, दिखा हमको बोल्ड भी हम नहीं बना सकते हैं कि बोल्ड बनाएंगे तो D हो जाएगा, यहाँ B होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा? सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिएगा, क्या? तो कितने इसमें टोटल अक्षर हैं स्पेस के साथ काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप लोग बोलेंगे गुरुजी सिंपल सी बात है, इसमें 16 अक्षर है ना। तो जब 16 अक्षर हैं तो 16 का 4 का फैक्टर बना सकते हैं। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 का मैं क्या कर दूं, इनका 4 का एक पेयर बना दूं, फैक्टर नहीं, 4 का एक पेयर बना सकता हूं, है ना। 4 का मतलब कि मैं इनका ऐसे बोल सकता हूं कि 4 का कोई सीरीज बना होगा, है ना। अब दूसरी चीज आप लोग ये देखिए कि ऑप्शन के साथ आपको देखना है कि जो ये सीरीज बनाया जाएगा ना, इसमें कौन कौन से अक्षर यूज होंगे। तो आप बोलेंगे सर सिंपल सी बात है, इसमें D का प्रयोग हुआ है, EO का प्रयोग हुआ है, L का प्रयोग हुआ है, B का प्रयोग हुआ है, और ऑप्शन में जाएंगे तो A का भी प्रयोग हुआ है और C का। ऑप्शन इसलिए देखना डियर जरूरी है ना, क्योंकि बस इसको देखेंगे ना तो मामला खराब हो जाएगा। तो मैंने देखा कि ऑप्शन के साथ देखा कि इसमें केवल DOLBAC ये 6 आपके ऐसे अक्षर हैं जिनका प्रयोग करके इस सीरीज को बनाया गया होगा, है ना। तो अब इतना तो क्लियर हो गया कि 4 का बना होगा, है ना। और इसमें क्या होंगे 3 और 3 6 क्या किए गए होंगे, तो आपके अक्षर यूज किए गए होंगे। तो मैंने पहले जब 4 को देखा तो यहाँ DOD मुझे मिल गया, है ना, DOD मिला कि नहीं। लेकिन जब मैं दूसरे पे गया तो यहाँ लास्ट में इसका 3 OLD है, पुनः तीसरे में गया तो इसका भी लास्ट का 3 क्या है, OLD है। ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। तो इतना तो मुझे क्लियरिटी दिख रहा है। यहाँ पे भी मैं जब चौथे में गया तो यहाँ OL मिल रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो लास्ट का 3 अक्षर है ना सबका वो OLD है, तो OLD है, तो यहाँ पे भी इसका OLD होने के लिए इसका L रहना चाहिए था, तभी तो ये भी OLD होता। यहाँ भी OLD, यहाँ भी OLD, और यहाँ भी OLD होने के लिए यहाँ पे भी D होना चाहिए था, है ना। बात समझिएगा ध्यान से, बहुत बड़ी बात है ना। तो अब तो मुझे मिल गया कि लास्ट 3 अक्षर OLD बन रहा है। अब भैया जो बचा है यहाँ पे मैं क्या भरूंगा, जो स्पेस खाली है। तो अब देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ B है कि नहीं, है ना, और यहाँ D है इनिशियल में।
तो डी है, यहाँ बी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक एक माइनस हो रहा है, तो डी से यहाँ सी बना होगा एक कम होके, और सी से एक कम होके यहाँ बी बना होगा, और बी से एक कम होके यहाँ ए बना होगा। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोला हूँ? मैंने ये देखा भैया कि यहाँ पे क्या था, बी था, और यहाँ इनिशियल में डी था। OLD 3 तो कंफर्म हो गया ना, लास्ट का OLD होगा ही होगा, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है ना। अब पहले वाले का डिसाइड करना था कि भैया दूसरे वाले में क्या रखेंगे और लास्ट के इनिशियल में क्या रखेंगे, तो मैंने सबसे पहले इनिशियल का डी देखा और तीसरे का बी देखा, तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई डी से बी बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा होगा कि कुछ माइनस हो रहा होगा, तभी तो आते आते यहाँ पे बी बन गया। तो डी में से एक माइनस हुआ होगा तो सी बना होगा, सी में से एक माइनस हुआ होगा तो बी बना होगा, बी में से यहाँ भी एक माइनस तो ए बना होगा। तो कुछ हमारा क्या भरा गया है, LC। तो देखिए अब हो गया ना DOLD, COLD, BOLD, AOLD। डी क्या हो रहा है, एक एक माइनस हो रहा है, और बाकी लास्ट का 3 अक्षर कांस्टेंट रह रहा है ना। तो आपका क्या भरा जाएगा, L भरा जाएगा, C भरा जाएगा, A भरा जाएगा और D भरा जाएगा। और किस ऑप्शन में दिया गया है, LCAD, तो ऑप्शन नंबर C में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। कैलेंडर का सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। एक प्रश्न पूछा जाता है, क्लॉक कैलेंडर से मिला करके एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। आपको एक सिंपल सी बात तो पता होगी ना। चलिए सवाल ही बताते हैं। सवाल क्या बोला है, फिर भी उसको जानना जरूरी है। सिंपल सी बात यह है कि मैं बोलूँ कि हर 7 दिन के बाद सेम दिन रिपीट होता है। अगर मैं बोलूँ कि आज अगर सोमवार है, तो 7 दिन बाद भी तो भाई सोमवार होगा ना, प्लस मैं 7 कर दूंगा तो भी तो सोमवार ही आएगा ना। यानी हर 7वें दिन के बाद सोमवार आता है ना। गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। हर 7वें दिन के बाद क्या आएगा, सोमवार आएगा। तो इसी चीज का मैं यूज करके प्रयोग करूंगा। अगर मैं एक बात समझिएगा, अगर मैं 15 यहाँ दिन दिया हूं, टोटल 15 दिन है, मैं बोल दूं, समझिएगा कि मैं बोल दूं आज सोमवार है, ध्यान से थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहा हूं समझाने के लिए। आज सोमवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो एक तो ये तरीका है कि भैया सोमवार आज है तो इसमें 7 ऐड कर देंगे, तो 8 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। 8 को भी सोमवार होगा, और 8 में 7 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 15। 15 को भी क्या आएगा, सोमवार आएगा। ठीक है, 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो देखिए 7 ऐड कर देंगे तो 15 दिन बाद का मतलब हो गया कि आज की बात करें तो आज मान लीजिए सपोज 1 तारीख है, तो 15 दिन बाद मतलब 16 तारीख हो जाएगा ना, 16 तारीख होगा, 16 तारीख हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 8 7 15 कर दिया, तो आप बोलिएगा 15 तारीख को भी सोमवार होगा, और 15 दिन बाद यानी 16 को, तो 16 को कौन सा हो जाएगा, मंगलवार आएगा। क्या आ जाएगा, मंगलवार। ठीक है, आपने प्लस 7 7 ऐड करके कर लिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब 7 दिन बाद क्या होता है, सेम डे रिपीट करता है, तो अगर इसको 7 से मैं भाग दे दूं तो रिमाइंडर क्या, 1 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यही रिमाइंडर अगर मैं क्या कर दूं, सोमवार में ऐड कर दूं तो मंगलवार, यहाँ से मेरा डायरेक्ट निकल गया, मंगलवार आ गया ना। तो या तो आप ऐसे करिए या तो ऐसे करिए, लेकिन सरल ये होता है कि मैं 50 दिन दे दूं, 100 दिन दे दूं, उसमें ऑड आप निकालिए और उसको जो आपका दिन दिया उसमें ऐड करिए और आंसर लाइए। इसी चीज़ का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसमें बोला है कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। सिंपल सी बात है, तीसरा दिन मतलब सोमवार है तीसरा, तो 25वां बताना है। तीसरा दिन क्या है आपका, सोमवार है, तो 25वां बताना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया तीसरा दिन और 25वें दिन में कितना आ जाएगा, अगर डिफरेंस लेंगे, तीसरे और 25वें दिन की अगर डिफरेंस ले लेंगे तो इसमें इसके बीच में 22 दिन आएगा कि नहीं, 22 दिन। भाई 25 में से 3 निकाल देंगे तो 22 आएगा, और 22 दिन यानी क्या होगा, तो 22 को अगर 7 से मैं डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। अब तीसरे दिन को क्या था हमारा, मंगलवार था, तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो मंगलवार प्लस क्या आ गया, बुधवार आ गया। या तो आप 7 7 ऐड करके भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि तीसरे दिन को मंगलवार था, समझिएगा, तीसरे दिन को मंगलवार था तो 10वें को भी मंगलवार होगा। ऐसे करके आप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका होता है, मैंने क्या किया, डिफरेंस लिया भाई, 22 दिन तो ही इनके बीच में है ना, और 7 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर 1 आ गया। रिमाइंडर को मैंने मंगलवार में जोड़ दिया, तो राइट आंसर क्या आ गया आपका, बुधवार। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि L जोड़ को M ऋण को N भाग को और P गुणा को दर्शाता है तो इस इक्वेशन का मान क्या होगा। सिंपल सा बहुत प्रश्न है और आपका SSC का फेवरेट प्रश्न है। SSC पूछती है इस तरह का प्रश्न, इजी प्रश्न है लेकिन SSC पूछती है। देखिए
एल जो है ना जोड़ को रिप्रेजेंट करता है, एम ऋण को। तो जहां जहां एल होगा वहां जोड़ लगाएंगे, जहां जहां यम होगा वहां माइनस करेंगे, जहां जहां एन होगा वहां भाग करेंगे। सिंपल सा है ना। जहां जहां पी है वहां गुणा करेंगे। तो कर लेते हैं एल जोड़ को, तो एल की जगह प्लस कर लेते हैं, एम ऋण को तो एम की जगह माइनस को, एन भाग को तो एन इसमें नहीं है तो नहीं कुछ लिखेंगे, पी गुणा को तो पी की जगह गुणा, और इसी को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो 10 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 2, 10 दूना 20, 20 प्लस 5 माइनस 2 आ गया, है ना। तो 20 5 25 हो गया, और 25 माफ़ी चाहते हैं, यहाँ माइनस यहाँ 5 है ना, तो यहाँ भी आपका 5 होगा ना, यहाँ 5 है ना, हम लोगों ने गलत लिखा है ना, कोई नहीं मिटा देते हैं, क्योंकि इक्वेशन में 5 दिया है ना, आंसर गलत आएगा फिर तो। ठीक है, यहाँ क्या है -5 है, तो यहाँ भी क्या होगा -5। 20 5 25, और 25 में से -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसको इक्वल टू में कितना आ गया 25 और -5, तो कितना आ गया 20 आ गया। यानी 20 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। देखिए क्या बोला जा रहा है, ये जैसे प्रश्न आकृतियां दी गई हैं, बोला जा रहा है ना कि ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है ना, इसमें से उत्तर आकृति में से यहाँ पे कौन सा आएगा, ताकि ये पूरा जो है आपका फिगर सेटिस्फाई होगा, है ना। तो देखिए श्रृंखला इसको बोला जाता है ना कि नॉन वर्बल इसको सीरीज बोला जाता है ना, नॉन वर्बल ये सीरीज है। तो अब देखिए इसको ध्यान से देखने पर हमको एक चीज़ पता चलता है, इसको ध्यान से एनालाइज करने पर, कि पहले में क्या था, वर्ग था, 2 वर्ग थे, है ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़े थे और एक सर्कल था। जब दूसरे डायग्राम में आया तो यहाँ वर्ग चला गया सिंगल, और जो सर्कल है यहाँ 2 आ गया, यानी कुछ नहीं हुआ। जो ऊपर का पहले वाले में सर्कल था वो बीच में आ गया, डबल बन गया, और जो डबल सर्कल था वो बाहर चला गया, सिंगल बन गया। तो यहाँ पे भी क्या है, डबल त्रिभुज है और एक क्या है, सर्कल है। तो यहाँ भी क्या होगा कि आपका डबल सर्कल आ जाएगा, क्या आएगा, डबल सर्कल आ जाएगा, और यहाँ त्रिभुज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से गया था ना वर्ग, यहाँ चला गया था, तो ये त्रिभुज यहाँ चला जाएगा और सिंगल बन जाएगा, और ये डबल बन जाएगा। तो कुछ इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न आकृति के लिए दर्पण छवि चुने जब दर्पण को अमन रेखा पर रखा जाता है। ठीक है, कोई नहीं, मिरर इमेज का सवाल दिया गया, बहुत ही ईजी सवाल होता है, इतना ईजी होता है कि पूछिए मत, बहुत ही ईजी होता है। लेकिन दिक्कत तब क्रिएट होता है ना, दिक्कत तब क्रिएट होता है जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर दे देता है, और एसएससी कॉम्प्लिकेटेड फिगर ही पूछती है। एसएससी का भी एक फेवरेट क्वेश्चन होता है मिरर इमेज का। प्रीवियस उठा के देख सकते हैं, अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ है आपका, देख सकते हैं कि हर सेट में आपको एक मिरर इमेज का क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। और एमटीएस का भी एग्जाम हो ही गया है, आंसर की आने वाला है, उसके भी हर शिफ्ट में क्या मिले हैं आपको, एक मिरर इमेज का क्वेश्चन मिल जाएगा। अंतर इतना ही है कि वहाँ पे जो आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन मिलेगा ना, जो फिगर होता है ना जिसका हम मिरर इमेज पूछा जाता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो बारीकियों को देखना पड़ता है। सिंपल हमारा क्या अप्रोच होगा, अगर कोई मिरर इमेज का प्रश्न आ जाएगा तो सिंपल सी बात है, आप लोग ऑप्शन निकलिए, है ना। इतना तो क्लियर है कि इसका जब हम मिरर इमेज बनाएंगे तो ये डंडी वाला कुछ ऐसे आएगा, और नीचे आपका क्या है, वाइट रहेगा, क्योंकि यहाँ नीचे वाइट है, खाली है, और ऊपर का क्या है, कलर है। तो कुछ इस तरह का डायग्राम मिलेगा, और इस तरह का डायग्राम ए में तो है नहीं, बी में केवल है। ये तो उल्टे हैं, सी और डी ये नहीं हो सकते हैं, तो केवल बी आपका ऐसे है। तो आप इसको सिंपली ऑप्शन से एनालाइज करके निकल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक लड़की 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, बाएं मुड़ती है। डायरेक्शन का प्रश्न है, और डायरेक्शन का प्रश्न करने का सिंपल सा आप सभी को पता है अप्रोच क्या होता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाए वैसे वैसे आप करिए और सॉल्व करिए। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये दीजिए कि आपसे पूछ क्या रहा है। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि आपसे कुछ ये नहीं पूछ रहा है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्शन पूछ रहा है कि जब वो लास्ट में मुड़ने के बाद चलती है ना, तो वो किस दिशा की तरफ अब चल रही है, हमसे यहाँ ये पूछा जा रहा है ना। तो डाटा से कोई मतलब नहीं है, क्या दिया है 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, इससे मतलब नहीं है। एक सिंपल सी बात तो आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, यानी ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, है ना। अब बोला क्या है कि एक लड़की जो है 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। तो कोई बात नहीं, उत्तर क्या है, ऊपर की तरफ है, तो 17 किलोमीटर मैं ऊपर चला देता हूँ। ध्यान से समझिएगा,
अब मैं बोला था कि जब हमसे डायरेक्शन पूछ रहा है तो इसको हम 17 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है ना, तो हम लिखेंगे नहीं। फिर बोला है कि बाएं मुड़ता है, यहाँ से वो क्या किया है, बाएं टर्न किया है, कोई बात नहीं टर्न कर लेते हैं, बाएं मुड़ा, एक बार फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है ना, यहाँ से क्या करता है, पुनः यहाँ से बाएं मुड़ जाता है ना, यहाँ से पुनः बाएं मुड़ गया, और अंत में दाईं ओर मुड़ने से पहले, ये लाइन बहुत तगड़ी है, और अंत में दाईं ओर मुड़ने से पहले फिर से बाईं ओर मुड़ती है। ये बोला जा रहा है ना कि आखिरी में तो दाईं मुड़ता है, दाईं मुड़ने से पहले एक बार और बाईं मुड़ा है, तो यहाँ से इसको हम और एक बार बाईं मुड़ा देंगे, यहाँ मुड़ा देंगे, है ना, बाईं मैंने मुड़ा दिया, और अंत में दाईं ओर मुड़ा है, तो अंत में जब दाईं यहाँ से मुड़ाएंगे तो क्या आएगा, ये नीचे आ जाएगा, नीचे। तो यही पूछा था कि अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो नीचे की तरफ चल रही है, तो नीचे कौन सा दिशा होता है, ये वाला कौन सा दिशा है, नीचे की तरफ, तो आप बोलेंगे दक्षिण है। तो ये किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख है, और दक्षिण किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।